नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ज्ञान हिंदी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम क्रिया को पढ़ रहे थे और क्रिया काल के आधार पर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने काल के आधार पर भूतकालिक क्रियाओं को पढ़ लिया है। अब हम वर्तमान कालिक क्रिया है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप देखिए वर्तमान कालिक क्रिया क्या है। तो सबसे पहले तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगामी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो देखिए वर्तमान कालिक क्रिया क्या है। देखिए वर्तमान कालिक क्रिया कहाँ होती है, इसके विषय में अगर हम बात करें तो क्रिया के जिस रूप रूप के द्वारा किसी कार्य का जारी समय में होना पाया जाता है तो वह वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाती है। जारी समय में होने का मतलब है वर्तमान में जो घटित क्रिया होती है उसको वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। वर्तमान कालिक जो क्रिया है उस क्रिया के 5 भेद होते हैं। ये प्रश्न आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि वर्तमान कालिक जो क्रिया होती है उसके कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है जिसका नाम है सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया। सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया क्या होती है। देखिए अगर कोई वाक्य है जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ऐसे कोई शब्दांश आपको किसी वाक्य के अंत में लिखे हों तो उसको आंख बंद करके ही सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया मानना है। जैसे गोपाल गाय से दूध दूहता है। अब दूहता के अंत में ता है फिर है। ऐसे ही वे रोजाना घूमने जाते हैं, फिर वह यहाँ पढ़ती है। इसके अलावा मैं बात करूं तो मैं चित्र बनाता हूँ या फिर बनाती हूँ। अब इन वाक्यों के अंत में आप देख लीजिए, इसमें ती हूँ, इसमें ता हूँ, इसमें ती है, इसमें ते हैं और इसमें ता है। तो यहाँ हमें सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया माननी है। आगे बात करते हैं अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया की। अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया कहाँ होती है, जहां वाक्य के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं ऐसे शब्दांश देखने को मिले तो वहां अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया होती है। जैसे वर्षा, वर्षा हो रही है, तो अंत में क्या आ गया, रही है, ये आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, अपूर्ण वर्तमान कालिक। वह पुस्तक पढ़ रहा है, अंत में रहा आ गया, तो अपूर्ण वर्तमान कालिक। वे घूमने जा रहे हैं, वह मैं चित्र बना रहा हूं या बना रही हूं, तो रही हूं, रहे हैं या रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, ये आ जाए तो अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया होगी। फिर बात करते हैं संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया की। संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये शब्दांश आएगा तो हमें संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया करनी है। जैसे वह खाना खा रहा होगा, बच्चे सो रहे होंगे, राधा नाच रही होगी। ये देखो अंत में रही है, रहे हैं, रहा होगा ऐसे शब्दांश हमें देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया की। आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया कहाँ होती है, यानी वर्तमान काल में आज्ञा देने का भाव हो। यानी वाक्य के जब अंत में देखें तो क्रिया है वो ओकारांत रूप में लिखी हुई हो। ओकारांत का मतलब है कि अंत में ओ की ध्वनि आनी चाहिए। जैसे राम अब तुम पुस्तक पढ़ो, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, यहाँ से चले जाओ। अब अंत में क्या है, ओ की ध्वनि है वो आपको देखने को मिल रही है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये वर्तमान काल में होना चाहिए। जैसे राम अब तुम पुस्तक पढ़ो, इसका मतलब वर्तमान समय की बात है। खड़े हो जाओ, अब वर्तमान काल की बात है, तो वहां आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाएगी। आगे बात करते हैं संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया की। संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया कहाँ होती है। संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया वहां होती है जहां वर्तमान की संभावना होती है, यानी शायद आदि शब्दों का प्रयोग हो तो ये संभाव्य यानी वर्तमान काल में किसी कार्य के घटित होने की संभावना हो। जैसे शायद पिताजी हैं वो आए हों, कोई हमारी बात न सुनता हो। अब अंत में
ये कार्य जो है ये वर्तमान में घटित होता नजर आ रहा है। वर्तमान काल में इस कार्य के घटित होने का बोध हो रहा है, इसलिए संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया मानी जाएगी। कुछ नियम हैं जो आपको याद करने हैं। यदि किसी वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूं इत्यादि क्रिया रूप शब्द लिखे गए हों और उसके ठीक पहले कोई संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्द लिखा हुआ हो, तो वहां सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया माननी है। ये ध्यान रखना है आपने कि अगर कोई भी वाक्य दिया हो उसके अंत में तो वर्तमान काल के यानी सामान्य वर्तमान काल के जो है चिन्ह देखने को मिले और उससे पहले संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण या अव्यय से संबंधित शब्द हो, तो वहां हमें सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया माननी है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे वह एक चिकित्सक है, अब चिकित्सक शब्द है, ये संज्ञा शब्द होता है, ये आ गया इसलिए वर्तमान कालिक। वह मेरा मित्र था, संज्ञा शब्द हो गया। ईमानदार है, अ, ये शब्द आ गया। शिक्षक शब्द है, ये संज्ञा शब्द आ गया। उसके बाद में हूं, हो, है या हैं हो, तो हमें सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया माननी है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि यदि किसी वाक्य के अंत में बैठना और सोना क्रिया के साथ हुआ है, हुई है, हुए हैं जैसे क्रियापद लिखे हुए हों, तो वहां हमें अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया माननी है। जैसे देखिए, बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है, बच्चे कमरे में सोए हुए हैं, गाय पेड़ के नीचे बैठी है या सोई हुई है। आगे हम बात करते हैं अपनी अगली क्रिया की, भविष्यत्कालिक क्रिया। भविष्यत्कालिक क्रिया क्या होती है? क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य को आने वाले समय में होना पाया जाता है, तो वहां हमें भविष्यत्कालिक क्रिया माननी है। इस क्रिया के तीन उपभेद होते हैं। पहला, सामान्य भविष्यकालिक क्रिया। ये क्या होती है? इसके अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा? इसके अंत में एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगी ऐसे देखने को मिलेंगे शब्दांश। जैसे अगर आप बात करें जैसे अगर आप बात करें कि वह पुस्तक पढ़ेगा, अब एंगा शब्द है इस वाक्यांश के अंत में आया है, देख लीजिए, पढ़ेगी, एंगी, यानी ये तो हो गया एंगा और फिर एंगी, ये शब्दांश आया। और देखिए, मैं घर जाऊंगा, अंत में क्या हो गया? जाऊंगा आ गया, या जाऊंगी तो ऊंगी आ गया। ये पत्र लिखेंगे तो क्या हो गया? एंगे हो गया। इसका मतलब ये किस में जाएगा? सामान्य भविष्यकालिक क्रिया में जाएगा, यानी भविष्य में घटित घटना है उसकी जानकारी ये दे रहे हैं। दूसरा इसका भेद होता है आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया। आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया में साथ में ई जुड़ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, ई, ए, गा, ये शब्दांश आपको अंत में देखने को मिलेगा, तब वो आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया होगी। जैसे आप वहां अवश्य जाइएगा, आप हमारे घर पधारिएगा, आप समय पर खाना खाइएगा, यानी ई, ए, गा ये वाक्य के अंत में जुड़ा हुआ मिलेगा, तो वहां हमें भविष्यत काल का अज्ञार्थक भविष्यत काल करना है। आगे बात करते हैं संभाव्य भविष्यत कालिक क्रिया की। इसमें क्या है? अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा? या तो आपको देखने को मिलेगा सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकती हूं और अंत में या फिर चाहिए। जैसे आज तेज वर्षा हो सकती है, अब पता नहीं होगी कि नहीं होगी, लेकिन ये भविष्य काल की बात है तो संभावना है। वे शाम को यहाँ आ सकते हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, यानी भविष्य में, या अब मैं क्या करूं, तो भविष्य की बात हो गई। कुछ इसके नियम हैं जो आपको याद रखने हैं। यदि अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया के किसी वाक्य में समय समय सूचक शब्द भी साथ में जोड़ दिया जाता है, तो वहां उस क्रिया को संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। यानी वो अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया हो, लेकिन उसके साथ में अगर समय जोड़ दिया जाए, तो फिर वह अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया नहीं रहेगी, तो फिर वो क्या हो जाएगी? वो संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया हो जाएगी।
एक नियम हो गया। जैसे ये नहीं होता वह जयपुर जा रहा है, अगर वह सीधा होता वह जा रहा है तो अगर ये होता, ये वाक्य दिया हुआ है कि वह जयपुर जा रहा है, ये वाक्य दिया तो ये अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया हुई। लेकिन इस वह और जयपुर के बीच में कल जोड़ दिया गया, वह कल जयपुर जा रहा है, इसका मतलब भविष्य का समय बता रहा है, इसलिए संभाव्य भविष्यकालीन क्रिया हो गई। आगे बात करते हैं, यदि किसी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है और सकते हैं, सकता हूं, सकती हूं जैसे क्रियापद लिखे हुए हों, तो इसमें निम्न अनुसार हम दो क्रिया मान सकते हैं। क्षमता व योग्यता का भाव अगर प्रकट होता है तो सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया होगी। अगर संभावना प्रकट होती हो तो संभाव्य भविष्यकालीन क्रिया होगी। ठीक है। क्षमता और योग्यता मतलब, कहने का मतलब उसके गुण विद्या आदि को दर्शाया जाता है तो होगी अ, तो होगी सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया। और भविष्य की अगर संभावना को प्रकट कर दिया जाए तो संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, अब ये उसकी क्या है, ये उसकी क्षमता है, अंग्रेजी बोल सकता है तो वर्तमान कालिक क्रिया होगी। मैं शाम को दिल्ली जा रहा हूँ, अब क्या हो गया, अब हो गया जा सकता है, मैं शाम को दिल्ली जा सकता हूँ, ये होता तो संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया हो गई। ठीक है। जिस प्रकार भूतकाल की कोई शरत होने पर हेतु हेतुमंद भूतकालिक क्रिया होती है, उसी प्रकार भविष्य की अगर कोई शरत होगी तो हेतु हेतुमंद भविष्यकालिक क्रिया हो जाएगी। जैसे, क्योंकि इन वाक्यों में क्या होता है, इन वाक्यों में आपस में शर्त रखी जाती है। यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, हेतु हेतुमंद भूतकालिक क्रिया। और यदि तुम पढ़ोगे, सॉरी, यदि तुम पढ़ोगे तो सफल, यदि तुम पढ़ते तो सफल हो जाते, ये तो हो गई भूतकाल की बात। और यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे तो फिर होगी भविष्य की बात। तो हेतु हेतुमंद भविष्यकालिक क्रिया। आगे बात करते हैं प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग और रचना के आधार पर क्रिया के भेदों को देखा जाए तो इनके प्रयोग और रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और नाम धातु क्रिया। ये 5 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थ और नाम धातु क्रिया। अब बात करते हैं सामान्य क्रिया की। सामान्य क्रिया क्या होती है? देखिए सामान्य क्रिया क्या है कि जब किसी वाक्य में एक ही धातु से बनी हुई अकेली क्रिया प्रयुक्त होती है तो वहां सामान्य क्रिया होती है। एक ही धातु से एक ही क्रिया हो, जैसे बच्चा घर गया, ये जा धातु से बनी हुई एक ही क्रिया प्रयुक्त हुई। उसने चाय पी, पीना क्रिया हुई। वह पत्र लिखेगा, लिखना क्रिया हुई। केवल एक क्रिया घटित हो रही है। मैं स्कूल जाऊंगा, एक क्रिया घटित हुई। कहने का मतलब यह है कि जहां पर केवल एक ही कार्य घटित हो रहा हो और वहां हमें क्रिया पूछ ले तो सामान्य क्रिया मानी जाएगी। फिर बात करते हैं संयुक्त क्रिया की। संयुक्त क्रिया का मतलब है जहां एक से अधिक क्रिया घटित होती हो। एक ही एक ही धातु से बनी हुई, एक ही एक या एक से अधिक धातु से, ये नहीं है, एक नहीं है, एक या एक से अधिक धातु से बनी हुई क्रिया अगर जहां घटित होती है तो वहां पर हमें हमें संयुक्त क्रिया माननी है। इनके दो भेद होते हैं, एक तो मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया। जैसे मुख्य क्रिया कौन सी होती है? मुख्य क्रिया वह होती है जो सबसे पहले प्रयुक्त होती है, ये मुख्य क्रिया होती है। और सहायक क्रिया कौन सी होती है? जो सबसे पहली क्रिया को छोड़ करके शेष जितनी भी होती है ना क्रिया, वो सहायक क्रिया होती है। जैसे इस वाक्य में देखना, बच्चा बच्चा घर गया है। ये देखिए, ये वाक्य दिया हुआ, एक मिनट। जैसे ये वाक्य दिया हुआ है कि बच्चा घर गया है। अब एक तो जानना क्रिया और एक होना क्रिया, दो क्रिया घटित हुई। अब जानना क्रिया, गया यानी जानना क्रिया है, सबसे पहले घटित हुई तो मुख्य क्रिया हो गई। होना क्रिया बाद में घटित हुई इसलिए सहायक क्रिया हो गई। उसने चाय पी ली है, अब तीन क्रिया हो गई। एक तो पीना, एक लेना
और एक होना। ये देखो 3 प्रकार की क्रिया यहाँ घटित हुई है। तो इसमें ये पी जो क्रिया है ना, पीना, ये तो मुख्य क्रिया हो गई। लेना और होना ये सहायक क्रिया हो गई। ऐसे ही वह पत्र लिख चुका होगा। अब 3 क्रिया हो गई, एक तो लिखना, एक चुकना, एक होना। तो यहाँ लिखना क्रिया ये मुख्य क्रिया हो गई, चुकना और होना है ये फिर क्या हो गई, ये सहायक क्रिया हो गई। आगे बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया की। पूर्वकालिक क्रिया कहाँ होती है? जब किसी वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने के बाद में तुरंत दूसरी क्रिया घटित होती हो। एक क्रिया पहले समाप्त हो जाए और उसके बाद में दूसरी क्रिया है वो संपन्न होती है, तो वहां जो प्रथम समाप्त क्रिया होती है ना, उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान होती है कि उसके साथ में क्या जुड़ा होता है, कर शब्दांश जुड़ा हुआ है। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, पहले उसने दूध पिया, बाद में वह सोया, तो 2 क्रिया घटित हो गई। और पी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कर, इसका मतलब ये पूर्वकालिक क्रिया है। ऐसे ही माँ खाना खाकर मैं खाना खाकर आया हूँ। अब खाना पहले हुआ, उसके बाद में आया, तो खाना के साथ कर जुड़ा हुआ है, तो पूर्वकालिक क्रिया। अध्यापक को देखकर बच्चे कक्षा में चले गए, पहले अध्यापक को देखा और बाद में कक्षा में गए, तो पहले एक क्रिया घटित हो गई, देखना, तो इसके साथ कर जुड़ा हुआ है, ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। अगर यदि कोई वाक्य दिया हुआ हो और उसमें कर शब्दांश के स्थान पर और ते ही शब्दांश जुड़ा हुआ हो, कर के स्थान पर ते ही शब्दांश का प्रयोग कर दिया गया हो, तो वहां उस क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया नहीं कहेंगे, तो फिर क्या कहेंगे, तात्कालिक क्रिया कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि कार्य है वो तत्काल घटित हो रहा है। जैसे देखिए, बच्चा दूध पीते ही सो गया, पहले दूध तो पिया उसने, लेकिन बाद में सोया, लेकिन पीते ही सो गया, यानी तत्काल कार्य घटित हो गया। तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान होती है कि क्रिया के साथ ते ही शब्दांश जुड़ा होता है। जैसे खाते ही, अध्यापक को देखते ही, तो ये तात्कालिक क्रिया हो गई। अब बात करते हैं प्रेरणार्थ क्रिया की। प्रेरणार्थ क्रिया क्या है? प्रेरणार्थ क्रिया वह होती है कि जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं की इच्छा से तो कार्य नहीं करके अन्य किसी की प्रेरणा से अगर कार्य करता है, तो वहां प्रेरणार्थ क्रिया मानी जाती है। प्रेरणार्थ क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है, लेकिन जब वो प्रेरणार्थक बन जाती है, तो फिर वह सदैव ही कौन सी क्रिया होगी, वो फिर सदैव ही सकर्मक क्रिया होगी। देखिए कैसे। प्रेरणार्थ क्रिया के दो दो रूप बनाए गए हैं। इसमें पहली प्रेरणार्थक है वो प्रथम प्रेरणार्थक कहलाएगी, और दूसरी प्रेरणार्थक है वो द्वितीय प्रेरणार्थक कहलाएगी। जैसे रोना अकर्मक क्रिया होती है, प्रथम प्रेरणार्थक बनाया तो रुलाना हो गया, और द्वितीय बनाया तो रुलवाना हो गया, रुलवाना हो गया। ऐसे ही सोना क्रिया अकर्मक होती है, तो सुलाना ये प्रथम प्रेरणार्थक, सुलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। अकर्मक और सकर्मक की पहचान अगर आपको करनी है, तो इस वाक्य से क्या से प्रश्न करना है। अगर क्या का कोई काल्पनिक उत्तर प्राप्त होता है तो क्रिया सकर्मक होती है, और क्या का कोई काल्पनिक उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो फिर क्या होगी, तो फिर अकर्मक होगी। ऐसे ही बहुत सारी क्रिया यहाँ दी गई है। हंसना अकर्मक क्रिया है, हंसाना, हंसवाना, चलना से चलाना, चलवाना, जाना से भेजना, भिजवाना, खाना से खिलाना, खिलवाना, खेलना से खिलाना, खिलवाना, ये सकर्मक क्रिया है। अब देख लीजिए, सकर्मक और अकर्मक की पहचान करते हैं हम। तो अब इससे क्या से प्रश्न करते हैं हम, और क्या का अगर कोई काल्पनिक उत्तर प्राप्त होता है तो क्रिया क्या होगी, तो क्रिया सकर्मक होगी। जैसे क्या खेलना, क्रिकेट खेलना। क्या जानना, कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। पीना सकर्मक क्रिया है, क्यों, क्या पीना, पानी पीना, दूध पीना, चाय पीना। काटना, क्या काटना, लकड़ी काटना, फल काटना, सब्जी काटना। लिखना, क्या लिखना, पत्र लिखना, है ना। तो कहने का मतलब क्या का उत्तर अगर प्राप्त होता है तो क्रिया सकर्मक होती है, क्या का उत्तर प्राप्त नहीं होता तो क्रिया अकर्मक होती है। फिर बात करते हैं वाक्य की। अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। अब देखिए, पढ़वाता है प्रेरणार्थ क्रिया हुई, है ना।
माता नौकर से बच्चे को दूध पिलवा रही है, यानी स्वयं कार्य नहीं करके किसी दूसरे से काम करवा रही है। आगे बात करते हैं नाम धातु क्रिया की। सामान्यतः प्रत्येक क्रिया की रचना है वो किसी न किसी धातु से होती है, परंतु यदि कोई क्रिया है वो धातु से नहीं बन करके और संज्ञा, सर्वनाम, या तो संज्ञा से बना ली जाती है, सर्वनाम से या विशेषण से बना ली जाती है, तो वो क्रिया नाम धातु क्रिया होती है। जैसे देखिए, पहले संज्ञा से निर्मित नाम धातु क्रियाओं को अगर देखते हैं, ऐसा प्रश्न आपसे पेपर में पूछ सकता है। हाथ संज्ञा शब्द होता है, जातिवाचक संज्ञा। और हथियाना नाम धातु, लात लतियाना, बात बतियाना, शर्म शर्माना, लाज लजाना, रंग रंगना, ये क्या है? ये नाम धातु क्रिया बनी संज्ञा से। सर्वनाम से भी बनती है। अपना एक ही क्रिया ऐसी होती है जो सर्वनाम से बनती है, ये पेपर में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अपना से अपनाना। आगे देखिए, विशेषण से निर्मित, जैसे गर्म है तो गरमाना, ठंडा है तो ठंडाना, साठ है तो सठियाना, ये नाम धातु क्रिया हो गई। क्रिया के कुछ अन्य भेद भी होते हैं, जिसमें पहली क्रिया है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरण का शाब्दिक अर्थ होता है किसी की नकल करना, यानी जब हम किसी पक्षी की या फिर मैं कहूं पशु की कोई आवाज है उसकी नकल करके कोई क्रिया बनाते हैं, तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? अनुकरणात्मक क्रिया कहेंगे। जैसे शेर दाड़ता, दाड़ता कौन है? दाड़ना। शेर की आवाज होती है दाड़ना। हाथी चिंगाड़ता है, गाय रंभाती है, भैंस चुकराती है, ऊंट बलबलाता है, कुत्ता भौंकता है, गधा रेंगता है, कोयल कूकती है, भेड़ और बकरी मिमियाती हैं, बिल्ली है वो गुर्राती है, बंदर है वो किटकिटाता है। इसके बाद में खटखटाना, फुसफुसाना, हिनी नाना, घोड़ा हिनी नाता है, हिस हिसाता है तो सांप हिस हिसाता है। अब हम बात करते हैं सजातीय क्रिया की। सजातीय क्रिया क्या है? कि जब किसी वाक्य में कर्म एवं क्रियावाचक शब्द दोनों एक ही धातु से बने होते हैं, तो सजातीय क्रिया होती हैं। जैसे अशोक ने अनेक लड़ाइयां लड़ी। क्या लड़ी? लड़ाइयां। अब लड़ाई बन गया, कर्म भी तो बन गया लड़ना क्रिया से, और लड़ी क्रिया आ गई, इसलिए ये सजातीय हो गई। वह अच्छी हंसी हंसता है, अब हंसी हंसता, रोना रोया, बोली बोलती, है ना? तो ये सजातीय क्रिया होती है। इसके बाद में होती है एक कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया का मतलब क्या है? कि जब किसी वाक्य में ना, ने, नी से युक्त क्रिया प्रयुक्त होती है, तो वह क्या होता है? वो कृदंत क्रिया होती है। यानी वाक्य के अंत में ना, नी और ने होना चाहिए। उसे घर जाना है, कृदंत क्रिया। मुझे चाय पीनी है, कृदंत क्रिया। खरीदने थे, फल खरीदने थे, तो कृदंत क्रिया। आगे बात करते हैं क्रिया की वृत्ति की। देखिए, वृत्ति का शाब्दिक अर्थ होता है मन की स्थिति, यानी हमारा मूड। क्रिया के जिस रूप के द्वारा वक्ता या लेखक की मन स्थिति यानी उसके मूड का पता चलता है, तो उसे हम वृत्ति कहते हैं। वाक्य बोलते या लिखते समय वक्ता और लेखक के मन में संदेह, संभावना, इच्छा, आज्ञा, निश्चय, संकेत, प्रश्न इत्यादि अनेक मनोभाव प्रकट होते हैं। इन मनोभावों को ही हम क्या कहते हैं? वृत्ति कह देते हैं। और क्रिया की वृत्तियां कितनी होती हैं? तो 7 वृत्तियां होती हैं क्रिया की। कौन कौन सी? संदेहार्थक वृत्ति, संभावनार्थक, निश्चयार्थक, आज्ञार्थक, इच्छार्थक और संकेतार्थक और प्रश्नार्थक। पहले बात करते हैं संदेहार्थक वृत्ति की। संदेहार्थक वृत्ति में एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है, जिसमें संदेह और शंका का भाव होगा। देखिए, संदिग्ध भूतकाल और संदिग्ध वर्तमान काल के वाक्यों में संदेहार्थक वृत्तियां होती हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए, वह खाना खा रहा होगा, इसमें संदेह की भावना है, तो संदेहार्थक वृत्ति। संभावनार्थक वृत्ति क्या है? जिसमें क्या हो? किसी भी कार्य को करने की संभावना प्रकट होती हो। तो संभाव्य वर्तमान काल और संभाव्य भविष्यत काल में सदैव ही कौन सी? संभावनार्थक वृत्तियां होती हैं। जैसे आज वर्षा होगी, वे शाम को यहाँ आ सकते हैं, शायद नौकर आया होगा। निश्चयार्थक वृत्ति क्या होती है? जिसमें किसी कार्य को करने की एक निश्चितता का बोध होता हो, है ना?
जैसे सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भविष्यत काल, इनके जितने भी वाक्य होते हैं उसमें निश्चयात्मक वृत्ति होती है। जैसे ये देखिए, उदाहरण देख लीजिए आप। उदाहरण देख लीजिए, सुरेश घर गया, उसने पाठ पढ़ लिया। फिर बात करें, वे घर जा चुके थे, बच्चा रो रहा था, सूर्य पूरब में उदय होता है, वर्षा हो रही है, वह पत्र लिखेगा। इन सब में कौन सी वृत्ति होगी? इन सब में निश्चितता का बोध होगा, तो निश्चयात्मक वृत्ति होगी। आज्ञार्थक वृत्ति क्या है? जिसमें केवल हमें आज्ञा का, अनुरोध या आदेश और उपदेश का मनोभाव प्रकट होता हो। जैसे अगर हम बात करें कि किस किस काल में कौन कौन सी वृत्ति होगी, तो अगर देखा जाए तो आज्ञार्थक वर्तमान काल और आज्ञार्थक भविष्यत काल के वाक्यों में कौन सी वृत्ति होगी? आज्ञार्थक वृत्ति होगी। जैसे राम तुम यहाँ आओ, आप हमारे घर आइएगा, कृपया शांति बनाए रखें, अनुरोध करने की बात है, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, उपदेश दे दिया। तो इसमें कौन सी वृत्ति होगी? आज्ञार्थक। आगे बात करते हैं इच्छार्थक वृत्ति की। यदि किसी वाक्य में मन की इच्छा, वरदान या अभिशाप का भाव प्रकट होता हो, मन की इच्छा, वरदान या अभिशाप का भाव प्रकट होता हो, तो वहां इच्छार्थक वृत्ति होती है। देखो, चलो अब घूमने चलते हैं, ये सामान्य इच्छा हो गई। भगवान तुम्हारा भला करे, वरदान दे दिया। भगवान तुम्हें नरक में डाले, ये अभिशाप हो गया। आगे बात करते हैं संकेतात्मक वृत्तियों की। क्या होता है कि यदि किसी वाक्य में किसी तरफ हमें संकेत करने का बोध हो, तो वहां पर संकेतात्मक वृत्तियां होती है। तो वहां संकेतात्मक वृत्तियां होती हैं। जैसे आप इस वाक्य में आप देखिए, इस वाक्य को हम देख रहे हैं। हेतु हेतुमंद, एक तो हेतु हेतुमंद भूतकाल, एक भविष्यत काल, इनके वाक्यों में सदैव ही संकेतार्थक वृत्ति होती है। जैसे यदि वह पढ़ता तो सफल हो जाता, नहीं पढ़ा तो नहीं हुआ। यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। तो इसमें क्या है? इसमें हेतु हेतुमंद भूतकाल और भविष्यत काल है, इसलिए कौन सी वृत्ति है वो मानी जाएगी? संकेतार्थक वृत्ति है वो। आगे बात करते हैं प्रश्नार्थक वृत्ति की, कि यदि किसी वाक्य में किसी प्रकार के प्रश्न करने का भाव प्रकट होता हो, प्रश्न करने का भाव प्रकट होता है, तो वहां पर प्रश्नार्थक वृत्ति होती है। जैसे अब मैं क्या करूं, अब मुझे कहाँ पढ़ना चाहिए, या फिर वह कहाँ रहेगा, ये बात यहाँ आ जाती है। इसके बाद में एक चीज और बच जाती है, वो क्या है? क्रिया के पक्ष की बात बचती है। किसी भी क्रिया की प्रक्रियागत अवस्था में क्रिया का पक्ष कहा जाता है, यानी प्रक्रियागत अवस्था होती है उसको क्रिया का पक्ष कहते हैं। यानी क्रिया जिस समय अवधि या काल अवधि में घटित हो रही है, इसका ज्ञान करवाना क्रिया का पक्ष कहलाता है। और ये पक्ष भी कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें आरंभ, सातत्य, प्रगति, पूर्णता, अपूर्णता और अभ्यास, ये आते हैं। आरंभ बोधक में क्या आता है? आरंभ बोधक में क्रिया के जिस रूप के द्वारा क्रिया आरंभ होने का बोध हो, तो आरंभ हो जाएगा। यदि किसी मुख्य क्रिया के साथ लगना सहायक क्रिया प्रयुक्त होती है, तो वहां आरंभ बोधक। जैसे बच्चा स्कूल जाने लगा, लगना आ गया, है ना। रोगी अब कुछ खाने लगा, वे धीरे धीरे अंग्रेजी भी बोलने लगे थे। सातत्य का मतलब क्या है? सतत धन यह की योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लगातार। यानी क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का लगातार जारी रहना पाया जाता है, तो वो सातत्य बोधक पक्ष माना जाता है। अपूर्ण भूतकाल और अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्यों में सातत्य बोध पक्ष होता है। वर्षा हो रही थी या हो रही है, ये सातत्य बोधक। बच्चे खेल रहे हैं, खेल रहे थे, या गाना गा रहा था या गाना गा रहे हैं, तो ये हो गया। प्रगति बोधक का मतलब होता है जिसमें लगातार किसी कार्य में बढ़ोतरी होती है। जैसे बाढ़ का पानी है, वो बढ़ता ही चला जा रहा था, तो बढ़ रहा था, प्रगति बोधक पक्ष हो गया। इसके बाद में है पूर्णता बोधक पक्ष। पूर्णता बोधक पक्ष कहाँ होता है? क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य के पूर्ण होने का भाव प्रकट होता हो। इसमें क्या आता है?
तो ध्यान रखना है इसमें, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल के वाक्यों में पूर्णता बोधक पक्ष माना जाता है। ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं। उसने पत्र लिखा, हमने पेड़ लगा दिए हैं, वह घर पहुंच चुका था या पहुंच चुका है। तो इसमें क्या होगा? पूर्णता बोधक। अपूर्णता बोधक या नित्यता बोधक पक्ष है वो यदि कोई कार्य नित्य होता है परंतु कभी पूर्ण नहीं होता, वहां अपूर्णता या नित्यता बोधक होता है। जैसे पहचान के लिए अगर हम देखें तो किसी वाक्य के अंत में है, हो, हूं, था, थी, थे का प्रयोग हो रहा हो एवं इनसे ठीक पहले कोई संज्ञा सर्वनाम या अव्यय शब्द लिखा हुआ हो तो अपूर्णता बोधक पक्ष माना जाएगा। जैसे वह है, वो ये किसान है या किसान था, गाय भूखी थी या है, मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं या शिक्षक थे, तुम ईमानदार हो या ईमानदार थे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ था या मैं स्वस्थ थी। तो ये इसमें क्या है? अपूर्णता बोधक जो माना जाएगा। आगे अभ्यास बोधक पक्ष क्या होता है? अभ्यास का मतलब होता है दोहराव, यानी जिस क्रिया के जिस रूप से अगर प्रतिदिन किसी कार्य का दोहराव होना पाया जाता है तो अभ्यास बोधक होता है। जैसे मैं रोजाना घूमने जाता हूँ, ये रोजाना का काम हो रहा है। वह प्रतिदिन स्कूल जाती है, सूर्य सदैव पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता है, मैं सदा सत्य बोलता हूँ। ये क्या हो गया? ये किस में जाएगा? ये अभ्यास बोधक में जाएगा। तो ये था हमारी क्रिया का संपूर्ण विवरण है, वो बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया है। आप इस वीडियो को रोक करके अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं, एक एक चीज को दोहरा सकते हैं। इसमें ट्रिकली मैंने ये पढ़ाया है जिसमें हर एक जो क्रिया है उसकी ट्रिक भी आप लोगों को बताई है। तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।